गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बीएनपी, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। उसके एक्सपेंसेस पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है और कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। ये जानने के लिए मैंने 4 कंडीशन आपको बताई थी। आई होप आपको याद होगी। एक बार बता दीजिए फटाफट से, कौन सी 4 कंडीशन आपको बताई थी। कौन सी 4 कंडीशन बताई थी आपको? रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, यस राइट। प्रीवियस ईयर में इंकर्ड होना चाहिए, राइट। पर्सनल नहीं होना चाहिए और रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, expenses should be revenue in nature, and expenses should be incurred in previous year. And last one is expenses should not be personal in nature. ठीक है। कुछ expenses के एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आपको, कुछ expenses के एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आपको कि कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पर्सनल है या फिर बिजनेस का है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले सेक्शन 30। सेक्शन 30 मैंने आपको थोड़ा बताया भी था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस। हमने ये कहा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो नीड होती है हमारी, वो प्रीमाइसेस की होती है। ठीक है, फंड्स के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीमाइसेस अरेंज करेंगे। ये प्रीमाइसेस हमारा ओन प्रीमाइसेस भी हो सकता है या फिर रेंटेड प्रीमाइसेस भी हो सकता है। ठीक है, जब हम ऑन प्रीमाइसेस की बात करते हैं तो हमने सबसे पहला पेमेंट किस बात का किया होगा? क्या हमने प्रीमाइसेस को परचेज करने के लिए पेमेंट किया होगा? यस, पर पेमेंट जो प्रीमाइसेस को परचेज करने के लिए हुआ वो तो कैपिटल इन नेचर है, इसका मतलब वो तो अलाउएबल नहीं है। ठीक है, तो उसको पहले रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको अलाउ करेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनको हम अलोकेट करेंगे ओवर द लाइफ, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेज और अदर एक्सपेंसेस। बताइए, क्या बिल्डिंग से रिलेटेड ये सारे खर्चे, बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे है ऑफिस, शॉप, फैक्ट्री, गोडाउन एक्सेट्रा, मतलब कोई भी जगह जहां से आप अपना बिजनेस कैरी करते हैं उस जगह को हम बिजनेस प्रीमाइसेस में बोल रहे हैं। हाँ, लोकल टैक्सेस मैंने यही ले लिए हैं, रेट्स एंड टैक्सेस में ले लिया है। लोकल टैक्सेस रेट्स एंड टैक्सेस में ही ले लिए। ओके, अगर आप रेंटेड प्रीमाइसेस लेते हैं तो सबसे पहला पेमेंट किस चीज का होगा आपका? सबसे पहला एक्सपेंसेस किस बात का होगा? रेंट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है आपको करवाना पड़े एज पर टर्म्स ऑफ टेनेंसी, और हो सकता है ओनर करवाए। आपने करवाया है तो आपके लिए एक्सपेंसेस होगा, अदरवाइज आपके लिए एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, रेट एंड टैक्सेस ये भी जनरली ओनर पे करता है, बट अगर आपने पे किया है तो आप उसको लेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज अदर एक्सपेंसेस। एक बार बता दीजिए, क्या इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है कि बिल्डिंग से रिगार्डिंग हमें ये छूट मिल सकती है? इस बात में कोई डाउट है किसी को? कोई पॉइंट समझने वाला है? नहीं, ओके, आगे आ जाते हैं। इसी के साथ एक बार ले लेते हैं अपन
सेक्शन 31। सेक्शंस का ध्यान रखें, हम 28, 29 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 145 हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और आज हम पढ़ रहे हैं 30 एंड 31। ओके, 31 किस चीज से रिलेटेड है? अच्छा, ऑफिस लेने के बाद में, ऑफिस आपने परचेज कर लिया या फिर शॉप या गोडाउन या फैक्ट्री आपने परचेज कर ली, इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी बताइए? इसके बाद किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी? राघव कह रहे हैं मशीन एंड फर्नीचर और प्लांट। ओके, यस, तो सेकंड एक्सपेंसेस हमारा होगा बेटा एक्सपेंसेस ऑन प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। बोलिए, राइट? सभी रिप्लाई करते रहें, प्रियंका, रिद्धि सिद्धि, जहानवी, दीपक, राघव, अभिनव, सभी रिप्लाई करते रहें बेटा। जितना रिप्लाई करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, समझ गए? अगर आप किसी सत्संग में, है ना, किसी प्रवचन में जाते हैं, तो क्या वहां पे आपको ये बोला जाता है कि बोलो राधे राधे? बोलिए, बार बार बोलो राधे राधे, है ना? आप ऐसे नहीं बोलते तो फिर आपको थोड़ा लालच दे के बोलते हैं, जो चाहता है मेरी पुकार भगवान तक पहुंच जाए वो दोनों हाथ उठा के बोले राधे राधे। होता है? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे जो चाहता है रैंक आ जाए वो रिप्लाई करें, जो चाहता है अच्छे मार्क्स आ जाएं वो रिप्लाई करें, ठीक है? ओके, अब बेटा प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर, ये तीनों चीजें आपके पास कैसे आ सकती हैं? क्या सेम प्रोसेस है? या तो ऑन, ऑन का मतलब आप परचेज कर लेंगे, ठीक है, और या फिर रेंटेड, राइट? ऑन में आपका जो खर्चा लगेगा, सबसे पहला परचेज प्राइस लगेगा, बट अगेन क्या परचेज प्राइस कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाएगा? यस, तो फिर हम उसको अलाउ ऐसे तो नहीं कर सकते, हम उसे भी कैसे अलाउ करेंगे? हम उसे अलाउ करेंगे इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है? क्या प्लांट एंड मशीनरी का भी रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है? यस। इंश्योरेंस हो सकता है? यस। रेट्स एंड टैक्सेस हो सकते हैं? रेट्स एंड टैक्सेज, रेट्स एंड टैक्सेज, नो, ये बात ध्यान से सुने। रेट्स एंड टैक्सेस मतलब क्या? रेट्स एंड टैक्सेस का मतलब वो जो रेगुलरली लगते हैं, जैसे घर पे हमारा म्युनिसिपल टैक्स लगता है, क्या मशीन पे ऐसा कोई टैक्स लगता है क्या? तो आपको सालाना पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, मशीन पे नहीं लगता है। अब आप कहेंगे कि सर जीएसटी तो लगता है, पर जीएसटी तो एक बार लगता है, वो भी एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। वो अगर आपने क्रेडिट लिया है, समझते हैं आप, इनपुट क्रेडिट पढ़ा है आपने, उसमें इनपुट क्रेडिट पढ़ा होगा ना, तो इनपुट क्रेडिट लिया है तब तो वो कॉस्ट में नहीं जुड़ता है, और अगर इनपुट क्रेडिट नहीं मिला है आपको तो फिर वो कॉस्ट में एड ऑन हो जाता है, मतलब वो डेप्रिसिएशन में ही कवर हो जाएगा। ओके, अच्छा, किराए की एसेट है, किराए का प्लांट है, मशीनरी है या फर्नीचर है, तो सबसे पहला एक्सपेंसेस रेंट, दूसरा रिपेयर मेंटेनेंस, तीसरा अदर एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस जनरली हमें नहीं कराना होता, इंश्योरेंस मालिक करवाता है, इज दैट राइट? अच्छा, चलिए, तो चार चीजें हमने पढ़ी, हमने बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर पढ़ा। मुझे एक बात बताओ, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो इनके रिगार्डिंग लगता हो? क्या आपके माइंड में ऐसा कोई एक्सपेंसेस और है जो इनके रिगार्डिंग लगता हो बेटा? आप बता सकते हैं।
ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि सारे खर्चे हमने इंक्लूड कर लिए हैं। बेटा वो कॉस्ट में आ चुका है राघव, वो कॉस्ट में आ चुका है, और अब जो पैसा लगेगा वो रेवेन्यू नेचर का लगेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ओरिजिनल कॉस्ट में आ जाती है, मतलब कि वो कैपिटलाइज हो जाती है। तो इनका कह दिया रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेटा कैपिटलाइज हो जाती है और इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाती है। और बताइए। और बोलिए बेटा। मनीष जहानवी क्लास में है क्या? ओके बेटा, रेगुलर क्लास अटेंड करें। आप जितने भी लोग बेटा अभी अटेंड कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स को जरूर कहें कि रेगुलर क्लास अटेंड करें, क्योंकि ठीक है ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने रेगुलर नहीं किया तो बाद में बहुत दिक्कत करेगी, बहुत परेशान करेगी आपको। ओके, क्लास होने के बाद वीडियो देखना वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है? वो एक अलग चीज है, वो बैकअप के रूप में रखो आप उसको, उसको आप मेन मुद्दा मत बनाओ, ठीक है? कि उसी से पढ़ लेंगे ऐसा मत करें, ठीक है? चलिए अब आते हैं आगे। अब एक चीज मैं अगर इन चारों पे एक साथ जोड़ना चाहूं, क्या जोड़ सकता हूं? ध्यान से सुनिए, और वो होगा हमारा सेक्शन 38, सेक्शन 30, सेक्शन 31 और सीधा सेक्शन 38 की मैं बात करता हूँ। सेक्शन 38 कह रहा है कि अगर आपने बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, अगर आपने इन चारों को दोनों काम में लिया है, दोनों काम का मतलब इनको आपने ऑफिस यूज में भी लेते हैं और इसको आप पर्सनल यूज में भी लेते हैं, तो क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर मकान नीचे दुकान, आपने एक मकान किराए पे लिया जिसमें 2 फ्लोर हैं और आपने ऊपर तो बना रहते हैं आप उसमें और नीचे आप दुकान चलाते हैं, होता है ऐसा? यस। आपने एक प्रीमाइसेस लिया, उसका आधा हिस्सा आप रहने के काम में लेते हैं, आधे में आप बिजनेस करते हैं, ऐसा भी होता है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये होता है तो, कि अगर उस प्रीमाइसेस का रेंट लग रहा है आपका, तो क्या वो पूरा रेंट अलाउेबल है? क्या वो पूरा रेंट अलाउेबल है? नहीं, पूरा तो अलाउ नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? पूरा अलाउ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो पर्सनल भी है और वो तो ऑफिशियल भी है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसे करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट। दैट मीन्स जो पर्सनल के हिस्से में आएगा उसे तो क्या कर देंगे? डिसअलाउ। जो पर्सनल में आएगा उसे तो क्या कर देंगे? डिसअलाउड। और जो ऑफिशियल आएगा उसे क्या कर देंगे? अलाउ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि रेंट लगता है साल का 60,000 रुपीज पर एनम, और नीचे लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ हाउस यूज फॉर ऑफिस पर्पज ओनली। 1/3 हाउस ऑफिस के लिए यूज होता है और 2/3 रेजिडेंस के लिए यूज होता है, और टोटल रेंट लगता है 60,000 रुपए। तो मुझे बताइए अलाउेबल एक्सपेंस कितने हैं? यस, 20,000 अलाउेबल है और 40,000 क्या है? डिसअलाउड है। ओके, बताओ बेटा, यहां तक 3 सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, तीनों में कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, इजी है या टफ लग रहा है? इजी लग रहा है या टफ लग रहा है?
इजी लग रहा है, ओके। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा, अभी तक तो इजी है। अभी तक बोलते बोलते कोर्स पूरा हो जाएगा फिर तो पूरा हो जाएगा ना कोर्स इजी। चलिए आते हैं वापस अपने पॉइंट के ऊपर। अब उसी पॉइंट में जो अभी हमने पढ़ा, क्या उसमें एक चीज ऐसी थी जो हमें और पढ़नी चाहिए? नोट कर लिया था? हाँ नोट कर लिया तो बहुत अच्छा बेटा, नोट करते हो तो बहुत ही अच्छा है। स्क्रीनशॉट भी मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आप बाद में इसको नोट कर सके, ठीक है। सर अगर लैंड परचेज की हो बिजनेस के लिए तो बेटा नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, आप सीधा उसको बैलेंस शीट में दिखा दो, वो बस एज एन इन्वेस्टमेंट रखी रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा कोई खर्चा तो है नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट है। तो उसको आप बैलेंस शीट में फिक्स असेट के अंडर में नॉन डेप्रिशिएबल असेट के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। उसका कोई एक्सपेंसेस कवर नहीं होगा, कैपिटल नेचर का है, राइट। अभी जो बेटा दो सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए, प्रोपोर्शन नहीं हो तो बेटा अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन होगी, अगर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देना चाहता है कि एक असेट का इस्तेमाल दोनों चीजों में होता है, तो वो आपको प्रोपोर्शन देगा ही देगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि एक गाड़ी का इस्तेमाल घर में भी होता है और ऑफिस में भी होता है, कितना होता है ये पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों जगह इस्तेमाल होता है, तो वो परसेंटेज भी आपको डेफिनेटली बताएगा, ठीक है। अदरवाइज तो ये तो ऐसा हो गया कि साहब हम आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आप कर ही नहीं सकते, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, राइट। अब मुझे बताइए, अभी जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, क्या उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आप चाहते हैं मैं डिटेल में और बताऊं आपको, या आप पढ़ना ही चाहिए? ओके दीपक, और भाई अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा, क्या उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है तो बता दो, उसे हम सेक्शन 32 में ले लेते हैं। बोलो। अंजलि कह रही है नहीं सर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सब आता है नहीं, नहीं है बेटा, एक टॉपिक हमें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। नहीं बेटा ये रिकॉल नहीं होगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वाई? आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ना पड़ेगा, हमें तो डेप्रिसिएशन आता है, हमने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, हमें तो डेप्रिसिएशन आता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन और अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन बिल्कुल अलग है। वहां की रेट्स और यहाँ की रेट भी अलग है, वहां का कैलकुलेशन का तरीका और यहाँ का कैलकुलेशन का तरीका भी अलग है। इसका मतलब जब हम इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे, एट दैट टाइम आपको अकाउंट्स वाला तरीका फॉलो नहीं करना है, और जब आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे तब आपको इनकम टैक्स का तरीका फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अभी आप एज ए अकाउंटेंट हैं या एज ए प्रोफेशनल हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जो अकाउंटेंट है उसका काम, जो मैनेजमेंट है उसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और हमारा काम टैक्स कैलकुलेट करना है, हम एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो हम इनकम टैक्स की प्रोविजन फॉलो करेंगे, राइट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इन डेप्थ पॉइंट है कि आप डेप्थ नहीं, इन डेप्थ में बहुत आगे तक जाना पड़ेगा इसके लिए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है। आप कहेंगे सर डिमिनिशन इन वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यही कहेंगे कि काम में लेने से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। ओके आई एग्री। हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों है, वाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन?
क्या होता है वो तो ठीक है, हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों है, लगाने का रीजन क्या है? बोलो बेटा, क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन, क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन लगाने की? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन असेट, रियल कॉस्ट पता लग सके। ठीक है, प्रियंका का आंसर बिल्कुल ठीक है। राघव आप थोड़ा करीब है, बट थोड़ा सा फर्क है। क्या, देखिए, हम डेप्रिसिएशन इसलिए लगा रहे हैं बेटा, क्योंकि जो असेट हमारे पास है वो एक दिन खराब होगी या खत्म हो जाएगी, और उसकी जगह हमें नई एसेट लानी पड़ेगी। अब उस दिन जो हमारा फंड है वो उतना हो कि हम उस असेट को आराम से नहीं परचेज कर सकें, उसके लिए हम अभी से एक फंड बना रहे हैं। मतलब मान लीजिए मैंने आज 15 लाख रुपए खर्च किए किसी असेट के ऊपर, और मुझे पता है 5 साल बाद मुझे वापस इसको रिप्लेस करना है, तो हो सकता है 5 साल बाद मेरे पास एक साथ 15 लाख रुपए ना हो, या फिर मैं उस दिन एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा, आज से ही उसके लिए फंडिंग बनाना स्टार्ट कर दूंगा, और मैं ये कहूंगा कि मैंने जो अभी 15 लाख लगाए हैं इनको धीरे धीरे मैं रिकवर कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं पोर्शन कर रहा हूँ। तो मैंने उसको ओवर द लाइफ क्या कर दिया, पोर्शन कर दिया, और उतना उतना पैसा निकाल लिया अपने अकाउंट, अपने बिजनेस। मुझे बताओ, क्या हम डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट करते हैं? क्या हम डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट करते हैं क्या? नहीं, ये तो नॉन कैश आइटम है ना, ये पढ़ा हुआ आपने? यस, ये तो नॉन कैश आइटम है सर, ये नॉन कैश आइटम है, और हम इसका पेमेंट नहीं करते, पर हम इसको पीएनएल में तो डालते हैं, पीएनएल में तो डालते हैं। और जब हम इसको पीएनएल में डालते हैं तो क्या इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम शो होता है? बताइए, क्या इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होता है? यस। तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट तो कम दिखा दिया, और हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया जो किसी को दिया नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरीके का सीक्रेट रिजर्व है? बोलिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरीके का सीक्रेट रिजर्व है? यस, डेप्रिसिएशन को सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा या नेट पे मिल जाएगा, पर डेप्रिसिएशन को सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। वो इसलिए सीक्रेट इसलिए बोला जाता है कि इसको कहीं पे भी रिजर्व में नहीं लिखा जाता, इसको रिजर्व के अंदर नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको रिजर्व नहीं बोला गया है, बट ये सीक्रेट रिजर्व है। ठीक है, क्योंकि पैसा अगर कहीं नहीं जा रहा है, हम पैसे को साइड में रख रहे हैं, तो रिजर्व ही तो हुआ। ठीक है, और ये रिजर्व हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम असेट को रिप्लेस कर सके। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, जब हमें नहीं खरीदनी होगी इस फंड में से पैसा निकालेंगे और नहीं परचेज कर लेंगे, खत्म बात। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? कौन कौन रिप्लाई नहीं कर रहा है? अंजलि रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्राची रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आज, रिद्धि सिद्धि बेटा कम कर रहे हैं, विष्णु नहीं कर रहा है। चलिए, अब बात आती है आगे, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या कुछ और भी जरूरी है, या फिर सिर्फ फिक्स असेट का होना काफी? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास घर पे एक फ्रिज रखा हुआ है और एक टीवी रखा हुआ है, क्या मैं उन्हें डेप्रिशिएट कर सकता हूँ? मेरे पास घर पे एक फ्रिज और एक टीवी है, क्या मैं उन्हें डेप्रिशिएट कर सकता हूँ? बोलो बेटा। सिद्धि कह रहे हैं यस, घर के अकाउंट थोड़ी बनाने हैं। राघव कह रहे हैं घर के अकाउंट थोड़ी बनाने हैं, ठीक है। दीपक कह रहे हैं कर सकते हैं, नो वी कांट। बेटा, हमें फंड किस चीज के लिए बनाने हैं? सिर्फ उस चीज के लिए जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ट्रेडिंग पेंडल किसका बनेगा? बिजनेस का बनेगा। डेप्रिसिएशन किसका जाएगा पेंडल में? बिजनेस का जाएगा।
जो चीजें हमारे घर की चीजें हैं वो कभी उनके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं के लिए चार्ज होगा जो बिजनेस के आइटम है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कंडीशन पढ़ी कि एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। अब सोचो, अगर मैंने होम अप्लायंसेस पे डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दिया तो क्या वो रिलेटेड टू बिजनेस होगा? क्या वो रिलेटेड टू बिजनेस होगा? बोलिए, अगर मैंने होम अप्लायंसेस पे कोई लगाया है डेप्रिसिएशन तो क्या रिलेटेड टू बिजनेस है? नो, बिल्कुल नहीं है। तो जब नहीं है तो इनकम टैक्स वालों ने उन्हें निकालने का कोई प्रोविजन ही नहीं रखा। उन्होंने कहा आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ उस असेट का निकालना है जो यूज इन बिजनेस, राइट? ओके, अब दूसरी बात आते हैं आगे। नेक्स्ट बोला गया, अच्छा मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी है बेटा फिक्स असेट का होना। हमें पता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट चलो लिख देते हैं। फिक्स असेट होनी चाहिए और यूज इन बिजनेस भी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड आया ऑफिस में और उसने कहा कि यार मैं जयपुर से बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपना लैपटॉप यहीं छोड़ जाता हूँ, मंडे को आऊंगा ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने अपना लैपटॉप मेरे ऑफिस में छोड़ दिया। अब मुझे शाम को एक रिपोर्ट बनानी थी, ठीक है, और मैंने उसका लैपटॉप निकाला क्योंकि मेरा नहीं चल रहा था। मैंने उनका लैपटॉप निकाला और उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करी, प्रिंट आउट निकाले और वो मेरा काम हो गया। तो क्या लैपटॉप फिक्स असेट है? बोलिए, लैपटॉप फिक्स असेट है? बोलो बेटा, क्या लैपटॉप फिक्स असेट है? लैपटॉप फिक्स असेट है या नहीं? है, डेफिनेटली है। लैपटॉप फिक्स असेट क्यों नहीं है? इस पे भी बताने की जरूरत है क्या कि लैपटॉप फिक्स असेट क्यों नहीं है? क्या होती है फिक्स असेट? क्या हम ऐसा कह सकते हैं ऐसी असेट जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलता है, जिसका फायदा हमें ओवर द इयर्स मिलता है, उसे हम फिक्स असेट में लेते हैं। तो फिर लैपटॉप क्यों नहीं है प्राची? है ना बेटा? बट सर यहाँ लैपटॉप अपना थोड़े हैं। अरे मैं वो बात ही नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ क्या लैपटॉप फिक्स असेट है? यस। क्या लैपटॉप बिजनेस में काम आ रहा है? मैं यही कह रहा हूँ बेटा, गलत जगह दिमाग न मत लगाओ। 2 बच्चों के रिप्लाई आए हैं, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। अभी उसमें मत जाओ बेटा, मैं आऊंगा उस पर। अगर मैंने एग्जाम्पल दिया है तो मैंने सोच रखा है, आप टेंशन ना लीजिए। लैपटॉप फिक्स असेट है, लैपटॉप बिजनेस में यूज आ रहा है, तो क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? अब बताइए आपका आंसर, क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं। तो वो जो आपका आंसर तो आ रहा था ना कि सर वो अपना थोड़ी है, वो तो फ्रेंड का है, वो सब चीजें यहाँ खत्म हो गई। आप कहो ना कि हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दोस्त का है इसका मतलब ये थोड़ी, दोस्त का है इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो फिक्स असेट ही नहीं है। ये कहना तो गलत होगा। तो फिक्स असेट है, बिजनेस में यूज आ रही है, पर क्योंकि हम उसके ओनर नहीं है इसलिए हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है। ओनरशिप में एक वर्ड और इंक्लूड होता है यहाँ पे, डीम्ड ओनरशिप। ओनरशिप में एक वर्ड और इंक्लूड होता है बेटा इनकम टैक्स में, डीम्ड ओनरशिप। आपको याद होगा एचपी में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है कि अगर आप लीगली अभी उसके मालिक नहीं है पर लॉजिकली है तो भी आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हायर परचेज। हायर परचेज सुना हुआ है बेटा, पढ़ा हुआ है अकाउंट में?
बोलिए, हायर परचेज पड़ा हुआ है क्या? यस, हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में जो आप चीजें खरीदते हैं। हायर परचेज का मतलब होता है जो आप इंस्टॉलमेंट में चीजें परचेज करते हैं वो। ठीक है, जब आप इंस्टॉलमेंट में कोई सामान खरीदते हैं, किस्तों में कोई सामान खरीदते हैं, तो क्या खरीदते ही आप उसके ओनर हो जाते हैं? लीगल ओनर की बात कर रहा हूं। जब आप कोई सामान किस्तों में खरीदते हैं तो क्या आप उसके लीगल ओनर हो जाते हैं? नहीं, आप उसके लीगल ओनर नहीं होते हैं। ठीक है, उसका लीगल ओनर होता है फाइनेंशियल। जैसे कि अगर आपने बैंक लोन लिया है तो उसका लीगल ओनर बैंक होता है। आप उसके लीगल ओनर तब बनेंगे जब आप उसकी आखिरी ईएमआई पे कर देंगे। आई बात समझ में? अगर हमने लोन लिया है, किस्तों में लिया, तो जाहिर सी बात है लोन ही हो गया ना। तो जिसने लोन करवाया है वो उसका ओनर है, बैंक उसका ओनर है, जब तक हम आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते। ठीक है, बट क्या वो असेट हमारे पोजीशन में है? हाँ, गुड्स ट्रांसफर होते ही वो ओनर हो जाता है। ठीक है, हाँ, वैसे ठीक है, गुड्स हमारे पोजीशन में है। हाँ, क्या हम उसके होल्डिंग ओनर है, ऐसा बोल सकते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट्स में ओनर नहीं है अभी, तो होल्डिंग ओनर तो है। यस, तो इसमें बोला गया कि आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें हायर परचेजर जो है उसको मालिक माना गया है। मालिक किसको माना गया है? परचेजर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो ओनरशिप उसी के पास आनी है, और उसने तो आज ही से उसको स्टार्ट कर दिया काम में लेना। समझ गए? तो ये फर्क होता है, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? जब आप घर खरीदेंगे, जब आप कार खरीदेंगे, और अगर आपने फाइनेंस करवाया है, तो आप देखना कि उसके जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्ट्री वगैरह, वो सीधे कहाँ चले जाते हैं? बैंक के पास चले जाते हैं, वो आपको नहीं मिलते। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। तो फिक्स एसेट होना जरूरी है, बिजनेस में इस्तेमाल होना जरूरी है, और ओनरशिप का होना भी जरूरी है। अगर ये तीनों बातें मिल गई, ये तीनों बातें फुलफिल हो जाती है, तो क्या हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? यस। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन सा मेथड है? आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। क्या आपने एसएलएम पढ़ा है? क्या आपने डब्ल्यूडीबी पढ़ा है? क्या आपने इसके अलावा भी कोई मेथड पढ़ा है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ऐसा पढ़ा है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है। ठीक है, और भी मेथड होते हैं, बट इनकम टैक्स में सिर्फ दो ही मेथड बताए गए हैं। इसका मतलब जो बाकी मेथड आपने पढ़े हुए हैं उनको यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। ओके, मैंने पहले ही कहा यहाँ का डेप्रिसिएशन अलग है, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन अलग है। राइट? ओके, तो या तो हम एसएल में लगाएंगे या हम डब्ल्यूडीबी लगाएंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो एक बार। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नहीं है? अब आ जाइए एक बार आप फिक्स सेट के ऊपर वापस। क्या हर फिक्स सेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है? क्या सारी फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? नो। पांच चीजें ऐसी हैं जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। पांच चीजें ऐसी हैं जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। कौन बताएगा? प्रियंका ने बता दिया है एक, और मैं वो लिख रहा हूँ। राइट, सभी का आंसर यही है। और बोलिए, और किस पे नहीं लगता डेप्रिसिएशन? दीपक कह रहे हैं गुडविल। राइट, और बोलिए।
लैंड पे नहीं लगता, गुडविल पे नहीं लगता, और बोलिए भी। लाइव स्टॉक, बोलिए हाँ या ना। क्या लाइव स्टॉक पे लगता है? अगर आपके पास बिजनेस में है, भेड़ बकरी है, क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट पे, आपके पास गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, या फिर करेंसी में कुछ फॉरेन करेंसी या कुछ पड़ा है, शेयर्स पड़े हैं, क्या वो डेप्रिशिएट होते हैं? नहीं। और लास्ट वन इज asset used in scientific research. Asset used in scientific research. ओके, 5 चीजें क्या क्या हो गई? लैंड, गुडविल, लाइव स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और असेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। इनमें बाकी सारे नाम आपको इजिली याद हो जाएंगे। एक जो फोकस करना होगा वो करना होगा असेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। ये क्या होती है और इस पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता है, ये बात हम करेंगे सेक्शन 35। इसका जो रीजन है वो है सेक्शन 35, तो वो हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए आगे। इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी को प्रिफर किया गया है। इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी को प्रिफर किया गया है, तो डब्ल्यूडीवी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब डब्ल्यूडीवी में क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या हम इसको रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं? क्या हम इसको रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं क्या बेटा? कि जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर जो बचेगी उस पर लगेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, तो वी कैन कॉल इट रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, हाँ, डिमिनिशिंग भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे नई बात क्या है वो समझो। इनकम टैक्स के अंदर ये चलता है ब्लॉक कॉन्सेप्ट के ऊपर। इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन चलता है वो चलता है ब्लॉक कॉन्सेप्ट के ऊपर। आई थिंक अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। क्या अकाउंट्स पे आप अकाउंट्स में एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं? ईच एंड एवरी एसेट पे इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन लगाते हैं? यस, और आप लगा सकते हैं क्योंकि आप अकाउंटिंग क्या एक बार करते हैं या पूरे साल चलती है? क्या साल में सिर्फ एक बार ही अकाउंटिंग करते हैं या पूरे साल चलती रहती है अकाउंटिंग? पूरे साल चलती है, इसलिए आपके लिए इजी टास्क है। पर जो टैक्स कैलकुलेट करने वाला है वो तो फटाफट ही कर रहा है, वो तो एक दिन में ही कर रहा है, उसके पास तो इतना टाइम नहीं है ना। तो सोचो, अगर एक पर्सन के पास, एक कंपनी के पास हजारों असेट हुई, तो उनका डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कैलकुलेट करना कितना मुश्किल होगा? बोलिए, क्या मुश्किल होगा? हजारों असेट है और इनका डेप्रिसिएशन निकालना है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, क्योंकि आपने जो निकाला है वो तो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स है, वो तो हमारे काम का नहीं है, हमें तो चाहिए अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। तो क्या हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको वापस से निकालना? यस, राइट। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया गया? सॉल्यूशन दिया गया ब्लॉक कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है ब्लॉक कॉन्सेप्ट का? इसमें कहा गया कि जितनी असेट एक जैसी है, जितनी असेट एक जैसी है, एक जैसी होने का मतलब सेम नेचर है। जैसे सारी बिल्डिंग 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 एक जगह, सारे कंप्यूटर कंप्यूटर एक जगह, सारी मशीनें एक जगह, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो ब्लॉक का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जितनी भी सेम नेचर के एसेट है उनको सबको एक जगह इकट्ठा करो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जो रेट है उनपे वो भी सेम होनी चाहिए, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दो चीजें देख लो और चीजों के बंडल बना दो, ग्रुप बना दो, बॉक्स बना दो। मतलब इनमें से मैं वो एसेट छांट लूंगा
जिनका नेचर भी सेम है और जिन पे रेट भी सेम है। बोलो बेटा, आई बात समझ में? मतलब मैंने सारी बिल्डिंग जिन पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है, मैंने सारी बिल्डिंग जिन पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है वो सारी एक डब्बे में डाल दी, उन सबका रिकॉर्ड एक डब्बे में डाल दिया, और मुझे बस इनकी टोटल एवरेज, टोटल पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो क्या मेरे लिए आसान हो गया? क्या मेरे लिए आसान हो गया? मैंने सारी बिल्डिंग एक जगह कर ली, उनका टोटल कर लिया और टोटल पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आसान हो गया। ऐसे ही मैंने दूसरा बंडल बना लिया फर्नीचर का, तीसरा बना लिया मशीन का, चौथा बना लिया कंप्यूटर का, तो क्या मेरा काम हो गया? यस। इन्हीं को बोलते हैं क्या? ब्लॉक। इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लॉक बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ब्लॉक बनाने के दो रूल क्या है? सेम नेचर होना चाहिए और सेम रेट होनी चाहिए, तो ही ब्लॉक बनेगा, अदरवाइज ब्लॉक नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? ओके। अब ये ब्लॉक ब्लॉक हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब एक बार मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या आपने अभी या फिर थोड़ा और पहले बचपन में क्या आपने पिगी बैंक रखा है कभी? क्या आपने क्या आपने गुल्लक या पिगी बैंक रखा है बेटा कभी? यस सर, रखा है। ओके। अब आप क्या करते हैं, इस बैंक में रोजाना एक कॉइन डालते हैं 10 रुपए का डेली, ठीक है? और ऐसा करते हुए आपको 40 दिन हो चुके हैं फिलहाल। तो बता सकते हैं आपकी इस गुल्लक में, इस पिगी बैंक में कितने रुपए हैं? 400 रुपए है, ठीक है, करेक्ट। अब आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और इसमें से 10 कॉइन निकाल ली। क्या कर सकते हैं ऐसा? Yes. अब आपने जो 10 कॉइन निकाले हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि वो कॉइन कौन से हैं, किस तारीख को डाले थे आपने? इन 40 दिन में से वो 10 कॉइन कौन से हैं जो आपने निकाले? क्या ये बता सकते हैं आप? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसकी जगह अगर आपको पूछा जाए कि अब बैलेंस कितना है, क्या वो बता सकते हैं? यस, वो तो बता सकते हैं सर। ठीक है, तो आसान काम हो गया कि भाई अब 300 है, बात खत्म, कौन से निकाले किसी कोई मतलब नहीं। सेम चीज बेटा ब्लॉक में चलती है, ध्यान रखें, सेम चीज ब्लॉक में चलती है। आप कहेंगे कि मेरे पास दो मशीन थी ऑलरेडी, ए और बी, इसकी वैल्यू 2 लाख थी, इसकी वैल्यू 3 लाख थी, टोटल 5 लाख की एसेट थी, ठीक है? एक मशीन और आई, सी, 1 लाख की, तो टोटल ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई? क्या 6 लाख हो गई? बोलिए, वैल्यू 6 लाख हो गई। और अब हमने इसमें से कोई मशीन बेच दी, नहीं बताया कौन सी बेची, ए बी सी कौन सी बेची नहीं बताया, बस इतना बोला कि ब्लॉक में से एक मशीन बेच दी 3 लाख रुपए। तो क्या अब आप बता सकते हो वो मशीन कौन सी बिकी है? आपको कहा कि इनमें से एक मशीन बेच दी है 3 लाख रुपए में, तो क्या आप बता सकते हैं वो मशीन कौन सी होगी? नहीं, आप नहीं बता सकते। जस्ट लाइक दैट कि आप यहाँ पे नहीं बता पा रहे थे कि ये कॉइन कौन सा है, वैसे ही आप यहाँ पे भी नहीं बता सकते ये मशीन कौन सी है। तुक्का मारना एक अलग चीज है, ठीक है, पर लॉ में तुक्के नहीं चलते बेटा। ओके, तो आप नहीं बता सकते, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि अब ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? यस, सेम एग्जांपल की तरह हो गया।
कि यहाँ पे भी हमें कॉइन नहीं पता था, बैलेंस पता था, यहाँ पे भी हमें एसेट नहीं पता, बैलेंस पता है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज होगा? क्या इस बैलेंस पे चार्ज करेंगे? क्या डेप्रिसिएशन हमेशा हम इस बैलेंस पे चार्ज करेंगे? कुछ असेट आई, कुछ चली गई, हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब ब्लॉक में कौन सी असेट आ रही है और कौन सी असेट जा रही है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, राइट? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात मैं आपसे बहुत बार पूछूंगा, तब आपका आंसर यही रहना चाहिए कि ब्लॉक में इंडिविजुअल एसेट की कोई पहचान नहीं है, पहचान है तो पूरे ब्लॉक की है, दैट्स इट। बोल दो बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो। कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी करेंगे बेटा कल मंडे को, क्योंकि अभी जो आगे मुझे स्टार्ट करना वो एक लंबा प्रोसेस है, तो वो मैं कंटिन्यूअस अप्रोच पे चाहता हूँ, तो अपन मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपके जो भी फ्रेंड क्लास में रेगुलर नहीं है, आप उनसे जरूर बोल दें कि रेगुलर क्लास लें, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है, ये बाद में समझ नहीं आएंगे, समझ रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपने, ठीक है, मुझे एक चीज बताइए कि आपने पहले डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ था, क्या ये डेप्रिसिएशन सेम वही है जो आपने पढ़ा हुआ था?